ध्रुव की बात सुनकर राजपाल काफी खुश हो गया और उसका प्लान भी उसे पसंद आया। दोनों ने काफी देर तक बातें की और उसके बाद ध्रुव वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट में जितने भी पैसे डूबे थे उन पैसों को लौटाने का प्रेशर लगातार रोहित के ऊपर आ रहा था। इन सब से बाहर निकलने का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। रोहित अपने कमरे में परेशान घूम रहा था। लगातार सभी उससे पैसों की डिमांड कर रहे थे। इतने सारे पैसे रोहित के लिए अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। क्या करे और क्या नहीं ये उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद रोहित गुस्से से इरिटेट होकर बोला, क्या करूं? कहां से लेकर आऊं इतने सारे पैसे? रोहित को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी समझ से बाहर था कि उसे क्या करना चाहिए। काफी देर तक सोचने के बाद रोहित के दिमाग में कुछ आया और खुशी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हाँ, अब तो एक यही रास्ता है, लेकिन इसके लिए नानी से बात करनी होगी, उनको मनाना होगा। इतना बोलकर रोहित अपने कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन कमरे से बाहर जाते हुए अचानक उसके पैर रुक गए और कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, लेकिन अगर मैं नानी को ये सब करने के लिए कहूंगा तो क्या वो करेंगी? इस बात के चांसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये बोलकर रोहित अपने कमरे से सीधा गौतमी जी के कमरे में गया और उनकी तरफ देखकर बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रोहित को अपने कमरे में देखकर गौतमी जी ने गुस्से में कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। गौतमी जी की नजरों से रोहित काफी हद तक गिर चुका था, जिस वजह से वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। वहीं उनकी बातों को सुनकर रोहित का मुंह बन गया। उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन रोहित ने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि इस समय उससे अपना काम निकलवाना था। रोहित ने अपनी आवाज को शांत करते हुए कहा, मुझे एक जरूरी बात करनी है। इस प्रोजेक्ट में जितना भी लॉस हुआ है वो हमें वापस करना है और उनके पैसों को वापस करने का एक रास्ता है। रोहित की बात सुनकर गौतमी जी की आईब्राउज आपस में जुड़ गईं। रोहित की आवाज और उसकी बातें कहीं ना कहीं गौतमी जी के मन में शक पैदा कर ही रही थी कि रोहित के इरादे सही नहीं है। वहीं रोहित ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने आगे अपनी बात कही, मैं सोच रहा हूँ कि हम साउथ अफ्रीका की कुछ कंपनीज को बेच देते हैं। वैसे भी वहाँ से हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उससे अच्छा यही होगा कि हम उन कंपनीज को बेचकर लॉस का सारा पैसा पे कर दें। रोहित ने एक ही बार में अपनी बात खत्म की। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, गौतमी जी ने गुस्से से घूर कर उसे देखा। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि रोहित के दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा था, इसलिए वो पहले से ही रेडी थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी किसी कंपनी को बेचने वाली नहीं थी। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं कोई कंपनी नहीं बेचने वाली हूँ। लेकिन उन कंपनीज से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे तो अच्छा है कि उन कंपनीज को बेचकर कुछ और कर लिया जाए। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है। तुम जानो कि उसे कैसे पे करना है। मैंने पहले ही कहा था कि अब मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तो जितना लॉस है वो तुम भरो। गौतमी जी का इतना कहना ही था कि इतने में रोहित गुस्से से तेज आवाज में बोला, बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। इतने देर से तमीज और शांत आवाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आप कुछ भी सुनने के मूड में हैं। अब मुझे आपके हाँ या ना से कोई मतलब नहीं है। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। वो कंपनी बिकेगी एंड दैट्स फाइनल। इतना बोलकर रोहित पलट कर वहाँ से जाने लगा। रोहित जा ही रहा था कि तभी पीछे से गौतमी जी ने कहा, कैसे बचोगे? मैं तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं देने वाली हूँ। गौतमी जी ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर नकली ध्रुव आया और उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके परमिशन की जरूरत भी किसको है? मैं हेड हूँ और मैं इस बात की परमिशन दे रहा हूँ। गौतमी जी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन रोहित और ध्रुव उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चल दिए। उनके जाने के बाद गौतमी जी ने खुद से कहा, ये दोनों अब हद से आगे जा रहे हैं। जल्द से जल्द ध्रुव को वापस आना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। गौतमी जी अब बस ध्रुव के वापस लौट कर आने का इंतजार कर सकती थी। उन्हें अब इसी से उम्मीद थी कि उसके आने के बाद ही कुछ होगा और ध्रुव इन दोनों को रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मसूरी में रश्मि अपने कमरे में बैठी हुई पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देख रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। रश्मि ने शुरू में अपने फोन की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसका फोन बार बार रिंग होने लगा तब जाकर उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसे तृप्ति कॉल कर रही थी। तृप्ति का कॉल देखकर रश्मि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने खुशी से उसके कॉल को रिसीव करते हुए कहा, हेलो। रश्मि की आवाज सुनकर फोन के दूसरी तरफ तृप्ति ने कहा, क्या बात है? ऐसे कौन से काम में बिजी थी जो मेरा फोन पिक नहीं हो रहा था? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा हॉस्पिटल का काम कर रही थी। कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट थी तो उसे ही देख रही थी। रश्मि के मुंह से पेशेंट्स वाली बात सुनकर तृप्ति को कुछ याद आया और उसने कहा, अरे हाँ, कुछ समय पहले तुम एक बेहोश लड़की के बारे में बात कर रही थी। उसका क्या हुआ? क्या उसे होश आया?
तृप्ति की बात सुनकर रश्मि एकदम खामोश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो देव के बारे में उससे क्या बात करे। उसका मन नहीं था कि वो देव के बारे में किसी से भी अब कोई भी बात करे, इसलिए रश्मि ने बात को टालते हुए कहा, तृप्ति, तूने मुझे बात करने के लिए कॉल किया है या मेरे पेशेंट्स के बारे में जानने के लिए? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो तेरे से ही बात करने के लिए कॉल किया था। वो तो तूने पेशेंट का नाम लिया था, इसीलिए बस मेरे मन में उसका ख्याल आया। खैर, इन बातों को छोड़ और अपने बारे में बता, कैसी है? मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर रश्मि तृप्ति से उसके बारे में पूछने लगी। कुछ देर तक तृप्ति से बात करने के बाद रश्मि ने फोन रख दिया और तृप्ति भी इन बातों के बारे में सोचने लगी। उधर मालिनी निहाल के बारे में पता लगा रही थी। उसे निहाल से बात करनी थी। उसके बारे में पता लगाते हुए उसे पता चला कि अब निहाल गिल फैमिली के लिए काम नहीं कर रहा था। ये बात जैसे ही मालिनी को पता चली वो हैरान रह गई। निहाल कई सालों से गिल परिवार के लिए काम कर रहा था। एक तरह से देखा जाए तो उसने अपनी अब तक की आधी जिंदगी गिल फैमिली के साथ निकाल दी थी। निहाल की वफादारी की वजह से कोई भी उस पर एक उंगली तक नहीं उठाता था। ऐसे में अचानक से मालिनी के सामने जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि निहाल ने गिल फैमिली के साथ काम करना छोड़ दिया है, ये बात उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। कितनी अजीब बात है ये। निहाल इतने सालों से काम कर रहे थे, फिर अचानक से क्यों काम करना छोड़ दिया? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन होगा और मुझे इस रीजन के बारे में पता करना ही होगा। मालिनी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो निहाल के बारे में पता करके रहेगी और उससे मिलकर बात करेगी। उसे जानना था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो निहाल ने गिल फैमिली और ध्रुव का साथ छोड़ दिया। इस बारे में सोचने के तुरंत बाद ही मालिनी निहाल के बारे में पता लगाने लगी। वो सबसे पहले निहाल के आसपास रहने वाले लोगों से मिली। उन लोगों से बात करने के बाद मालिनी को जो पता चला वो जानकर मालिनी एक बार फिर से चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने खुद निहाल को जॉब से निकाल दिया, लेकिन ध्रुव तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था और ध्रुव के लिए तो निहाल राइट हैंड थे। फिर ये सब कब और कैसे हुआ? मालिनी के मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे और इन सारे सवालों के जवाब अब उसे निहाल ही दे सकता था। मालिनी निहाल के बारे में पता कर रही थी और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चला कि निहाल को ध्रुव ने जॉब से निकाल दिया था। ये बात उसके लिए काफी हैरानी भरी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव ऐसा कुछ करेगा। निहाल उसके लिए उसका राइट हैंड था। हर काम में, हर कदम में निहाल ने ध्रुव की मदद की थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मालिनी के सामने यही खड़ा हो रहा था कि आखिर निहाल और ध्रुव के बीच ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए ध्रुव ने उसे जॉब से ही निकाल दिया। ये सब सोचते हुए मालिनी ने सबसे पहले निहाल के ठिकाने के बारे में पता किया, क्योंकि अब उसे इन सारे सवालों का जवाब उसी से चाहिए था। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद मालिनी को निहाल के एड्रेस के बारे में पता चल गया। मसूरी? निहाल मसूरी में है? इसका मतलब उससे मिलने के लिए मुझे मसूरी जाना पड़ेगा। इतना बोलकर मालिनी ने डिसाइड कर लिया था कि वो निहाल से मिलने के लिए मसूरी जाएगी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और इन 2 दिनों में ध्रुव के कहे मुताबिक तरुण की कंपनी को काफी प्रॉफिट हुआ। कंपनी को इतना प्रॉफिट होता देखकर सभी बहुत खुश थे। ये सब देखकर ध्रुव ने तरुण से कहा, मैं अब नोएडा जाकर हेड ऑफिस में काम करने के लिए रेडी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं खुद तुम्हें हेड ऑफिस में रेकमेंड करूंगा। उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हेड ऑफिस में जरूर होगा। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ ध्रुव बल्कि देव बनकर ही जाऊंगा। ध्रुव की बात सुनकर तरुण ने हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुव और तरुण ने थोड़ी देर और बातें की और उसके बाद तरुण वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ध्रुव ने रश्मि की तरफ देखा, जो उन दोनों की बातों को सुनकर थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी। उसकी तरफ देखकर ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान नजर आ रही हो? तुम जा रहे हो ये सोचकर मुझे परेशानी नहीं होगी? ध्रुव खामोश हो गया। वो जानता था कि रश्मि की इन बातों का क्या मतलब था। वहीं मालिनी मसूरी आ चुकी थी और अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो निहाल से मिलने के लिए गई। मालिनी को अपने सामने देखकर निहाल एक पल के लिए हैरान रह गया। मालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहाल के सवाल को सुनकर मालिनी ने कहा, तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें ध्रुव ने जॉब से निकाल दिया। ये सब अचानक से कैसे हुआ? ध्रुव ऐसा कैसे कर सकता है? मालिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतर रहे एक लड़के पर गई। जैसे ही मालिनी ने उस लड़के का पूरा चेहरा देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ध्रुव यहाँ कैसे? मालिनी की आवाज सुनकर ध्रुव का ध्यान भी उस आवाज की दिशा में चला गया। जैसे ही ध्रुव ने निहाल के साथ खड़ी लड़की को देखा,
उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। मालिनी, ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कटौता में थे, फिर यहाँ कब आए? ये पूछते हुए मालिनी धीरे धीरे चलकर ध्रुव की तरफ आने लगी। यहाँ पर क्या चल रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। वहीं ऐसा ही कुछ हाल ध्रुव का भी था। अपने सामने अचानक से मालिनी को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही निहाल आगे आकर बोला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहाल के सवाल को सुनकर मालिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन ध्रुव। ये बोलते हुए मालिनी ने एक बार फिर से ध्रुव की तरफ देखा। मालिनी की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे। ध्रुव ने निहाल की तरफ देखा और फिर मालिनी को सारा सच बताने के बारे में सोचा। शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी ध्रुव के साथ हुआ था उसने एक एक करके मालिनी को सारी बातें बता दी। वहीं मालिनी भी ध्यान से ध्रुव की बातें सुन रही थी। जैसे जैसे वो ध्रुव की बातों को सुनती जा रही थी वैसे वैसे उसे गिल्ट फील हो रहा था। ध्रुव की पूरी बात खत्म होने के बाद मालिनी ने कहा, आई एम सॉरी ध्रुव, तुम्हारे साथ इतना सब हो गया। मैं इन सबसे बिल्कुल अनजान थी और अनजाने में आकर मैं उस नकली ध्रुव और रोहित की मदद कर रही थी। मदद? किस तरह की मदद कर रही थी? कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अभी गिल इंडस्ट्रीज में जो कुछ भी हुआ था तुम्हें तो उस बारे में पता ही होगा। तो नकली ध्रुव ने मुझे उस बारे में ही पता करने के लिए कहा था। मालिनी की बात सुनकर ध्रुव और निहाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ध्रुव ने आगे पूछा, तुम्हें क्या पता चला? ध्रुव के सवाल पर मालिनी ने उसे सब बता दिया कि किस तरफ से प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को हरी गिल और एकांश ने लीक करके चाइनीज गवर्नमेंट को सेंड किया था और उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। सारी बातें सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, इतना तो मैं जानता था कि इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ होगा, लेकिन ये सब इन्होंने किया, ये बात थोड़ी शॉकिंग थी। आफ्टर ऑल गिल फैमिली के साथ ये दोनों भी जुड़े हुए हैं और अगर गिल इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा तो उसका असर इन दोनों पर भी जाएगा, पर फिर भी इन्होंने ये सब किया। उनके लिए रोहित और अभिनव को हराना ज्यादा जरूरी था। अब वो दोनों कैसे भी हारे इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो इतना तो जानता था कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ जीत मायने रखती है और उस जीत को पाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मालिनी का फोन रिंग होने लगा। अपने फोन की आवाज सुनकर उसने कॉलर आईडी पर नाम देखा। ध्रुव का कॉलर है, मेरा मतलब है उस नकली ध्रुव का। कॉल पे करके उसे सब बता दो जो भी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। ध्रुव की बात सुनकर मालिनी ने हाँ में सिर हिलाया और जैसा ध्रुव ने कहा था मालिनी ने वही किया। उसने नकली ध्रुव को हरी गिल और एकांश के बारे में सब बता दिया। मालिनी ने ध्रुव से ज्यादा बातें नहीं की, सिर्फ जो जरूरी था वो बताकर उसने फोन रख दिया। मालिनी के फोन रखने के बाद ध्रुव ने कहा, अब देखना वो खुद ही उन दोनों को ऑफिस से निकाल देगा। ध्रुव की बात सुनकर मालिनी और निहाल मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी तरफ जितनी भी फैमिलीज ने गिल फैमिली को बॉयकॉट किया था वो सभी फैमिलीज अब आहूजा के साथ जाकर जुड़ गई। उन्हें किसी बड़ी पर्सनालिटी का सपोर्ट चाहिए था जो उनके पैसे वापस दिला पाए और इन सब में आहूजा से बढ़कर और कोई फैमिली नहीं थी। वहीं आहूजा फैमिली ने भी सभी से वादा किया कि वो रोहित और ध्रुव से उनका डूबा पैसा जरूर वापस दिलवाएंगे। रोहित और ध्रुव पर अब आहूजा की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया था, जिस वजह से दोनों पहले से ही परेशान थे। ऊपर से मालिनी की कही हुई बातों ने उन्हें और परेशान कर दिया था। जब से नकली ध्रुव ने मालिनी से फोन पर बात की और उसे पता चला कि सबके पीछे हरी गिल और एकांश का हाथ था, तब से गुस्से से उसका खून खौल रहा था। मालिनी की बात सुनने के बाद गुस्से में सीधे नकली ध्रुव हरी गिल के कैबिन में गया और उसकी तरफ देखकर बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लीक करने की? नकली ध्रुव के डायरेक्ट क्वेश्चन से एक पल के लिए हरी गिल घबरा गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन आपने और एकांश ने लीक की थी। अच्छा, और इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बातें ही काफी हैं सबूत के तौर पर। पागल हो गए हो तुम? तुमसे कंपनी नहीं संभली और अब इस बात का इल्जाम तुम किसी और पर डाल रहे हो। मुझसे क्या हुआ क्या नहीं इस बारे में आप चिंता मत करिए। कंपनी कैसे संभालनी है वो मैं देख लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे मेरी कंपनी में आप जैसे धोखेबाज लोग नहीं चाहिए। इसलिए आज से ही मैं आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। नकली ध्रुव की बात सुनकर हरी गिल के गुस्से का बांध भी टूट गया और दोनों के बीच बड़ी आर्गुमेंट होने लगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आखिर में नकली ध्रुव ने हरी गिल और एकांश दोनों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
ध्रुव पहले से काफी ठीक हो चुका था। ठीक होने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो आगे क्या करेगा। उसके हिसाब से वो नोएडा के ऑफिस में वर्क करेगा और नाम बदल कर रहेगा। ध्रुव ने इस बारे में निहाल से बात की और बोला, मैं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ दिन नोएडा में रुकना चाहिए और माहौल को समझना चाहिए। कुछ भी जल्दबाजी करने से हमारा काम बिगड़ भी सकता है और वहाँ पर क्या कैसे करना है इस पर मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। इस वक्त गिल फैमिली और बिजनेस दोनों में काफी अजीब सिचुएशन थी। नकली ध्रुव और रोहित ने मिलकर हर चीज का बंटवारा कर दिया था। ध्रुव की बात पर निहाल मना नहीं कर सकता था। उसने कहा, ठीक है सर, जैसा भी आप कहें। तरुण की कंपनी में मैं देव कुल्हारे बनकर रहूंगा, लेकिन कुछ ही दिन हम वहां पर रहेंगे। उसके बाद वापस गिल फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ज्यादा दिन तक हम कहीं भी रुक नहीं सकते। निहाल जानता था ध्रुव अगर नोएडा में रहेगा तो वहाँ की कंपनी की ब्रांच भी ठीक से देख लेगा और उसकी हेल्थ पर भी ज्यादा बुरा इफेक्ट नहीं होगा। निहाल हर हाल में ध्रुव को किसी भी बड़े स्ट्रेस से बचाना चाह रहा था, लेकिन वो ध्रुव के सामने ये बात कह नहीं सकता था। निहाल ने कहा, सर मैं आपकी बात समझ गया। आप कुछ दिन नोएडा की कंपनी देखिए, तब तक मैं बाकी सब संभाल लूंगा और जल्द ही हम रोहित और बाकी लोगों को देख लेंगे। निहाल की बात सुनकर ध्रुव मान गया। ध्रुव अब नोएडा जाने वाला था और रश्मि ये बात जानकर काफी दुखी थी। वो खुद ध्रुव से ये बात कह नहीं सकती थी। उसे पता था कि ध्रुव पर उसका कोई हक नहीं है, लेकिन इतने दिनों में ध्रुव के साथ उसका एक कनेक्शन बन गया था। उसने ध्रुव का सारा सामान पैक किया और ध्रुव के सामने बैठकर थोड़ा उदास होकर बोली, लग ही नहीं रहा है कि हम कुछ महीने पहले मिले हैं। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूँ। अच्छा लगा तुमसे मिलकर ध्रुव। थैंक यू, एक समझदार इंसान की तरह मेरी फीलिंग्स से डील करने के लिए, और सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई हो। रश्मि की बात सुनकर ध्रुव शुरू के उन दिनों को याद करने लगा जब उसने खाई में गिरने के बाद पहली बार आंख खोली और डॉक्टर रश्मि उसके सामने थी। रश्मि ने ही उसे ठीक किया। टाइम टाइम पर उसने हर वो काम किया जिससे वो ध्रुव को जल्दी से ठीक कर सके। रश्मि में कोई लालच नहीं था। वो तो जानती तक नहीं थी कि ध्रुव कौन है, कहाँ से आया है। आज जब उसने ध्रुव गिल और उसके इतने बड़े एम्पायर को जान लिया है, तब भी उसके मन में कोई लालच नहीं है। वो उतनी ही नॉर्मल थी। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शायद तुम नहीं होती तो मैं इस हालत में पहुंच ही नहीं पाता जहां पर आज हूं। मैं शायद कभी भी गिल एम्पायर या अपनी फैमिली में लौट नहीं पाता। तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। निहाल भी वहीं खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। उसने भी रश्मि की तरफ देखा और खुशी के साथ कहा, सच में अगर आप नहीं होती तो मिस्टर ध्रुव का पता नहीं कौन ख्याल रखता। वो शायद इतनी अच्छी हेल्थ में अभी नहीं होते। कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। इस एहसान के बदले हम आपके लिए कुछ भी करने को रेडी होंगे। डॉक्टर रश्मि ये बात सुनकर भी कुछ नहीं बोली। उसने तो ध्रुव का ध्यान पहले डॉक्टर होने के नाते रखा था और उसके बाद ध्रुव से अपने लगाव की वजह से रखा था। रश्मि की आंखों में आंसू भर आए। ध्रुव की मेडिसिन और थोड़ा बहुत सामान निहाल ने अपने पास रखा और ध्रुव आगे निकल गया। रश्मि उसे पीछे खड़ी देखती रही कि शायद एक बार ध्रुव पीछे मुड़कर देखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ध्रुव एक स्माइल के साथ वहां से जा चुका था। निहाल ने जरूर रश्मि को आखिरी गुड बाय कहा और ध्रुव के पीछे पीछे निकल गया। उन दोनों के जाते ही रश्मि से कंट्रोल नहीं हुआ और वो जोर जोर से रोने लगी। उसे कभी नहीं लगा था कि एक पेशेंट से उसे इतना अटैचमेंट हो जाएगा कि वो इस तरह से रोएगी। काफी देर तक उसे ध्रुव का चेहरा दिखता रहा। वो दिन याद आता रहा जब वो पहली बार ध्रुव से मिली थी। इधर ध्रुव और निहाल नोएडा पहुंच चुके थे। वहां के एक घर में पहुंचते ही निहाल ने ध्रुव से कहा, सर जैसा आपने बोला कि अभी आप नोएडा में देव कुल्हारे के नाम से ही रहेंगे, ये नाम आपकी सेफ्टी के लिए सही रहेगा। न तो किसी को आप पर शक होगा और न कोई टेंशन क्रिएट होगी। ध्रुव को भी यही सही लगा। वो बेवजह किसी भी प्रॉब्लम को न्योता नहीं देना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, अभी के लिए तो यही सही रहेगा। तुम भी सबको कह देना कि मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना कि मैं कौन हूँ। निहाल ध्रुव की आइडेंटिटी को लेकर अभी काफी सीरियस था। वो किसी भी हालत में ध्रुव के बारे में किसी को नहीं बताने वाला था। सिर्फ निहाल, यश, तेजा, मालिनी और जसविंदर और आभा ही अभी तक इस बारे में अच्छे से जानते थे। ध्रुव अभी काफी खुश था क्योंकि नोएडा आकर अब वो रोहित और उसकी हरकतों के काफी करीब आ चुका था। वो रोहित पर पूरी तरह से नजर रखने वाला था। रोहित को तो इस बारे में कोई खबर तक नहीं थी। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और वो किसी भी तरह अपने अगले काम के लिए पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा था। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। नकली ध्रुव भी रोहित को इतना परेशान देखकर हैरान था। जब से उनके हाथों डील गई थी तब से ही वो दोनों परेशान थे, लेकिन इतनी परेशानी नहीं थी। नकली ध्रुव ने रोहित को देखते ही पूछा,
पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे हैं क्या? नहीं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं, क्योंकि गौतमी गिल तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने को रेडी ही नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी तो हम आगे क्या करेंगे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं पैसों का कैसे हम लोग इंतजाम करने वाले हैं। गौतमी ने तो पूरा प्लान ही चौपट करके रख दिया है। इस गौतमी की। रोहित गौतमी गिल से काफी गुस्सा था क्योंकि गौतमी गिल ने रोहित की पूरी बात तक नहीं सुनी थी और उस पर चिल्ला दिया था। गौतमी गिल अपने परिवार की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती थी, जो प्रॉपर्टी न जाने कितने सालों से कमाई हुई थी। उसे वो रोहित जैसे लोगों की बातों में आकर चंद पैसों के लिए नहीं बेचना चाहती थी। रोहित की बात सुनते ही नकली ध्रुव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत बोला, रोहित, तुम्हें पता है ना कि गिल फैमिली के 2 बड़े विला लंदन में हैं और वो दोनों प्रॉपर्टी ध्रुव के नाम पर ही है। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी अमेरिका में भी है। अगर हम चाहें तो उसे बेच सकते हैं, नकली साइन करके। हमारा काम बन जाएगा और उन प्रॉपर्टी की कीमत भी काफी ज्यादा है। उसे बेचकर हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अगर हमने किसी तरह से सारी प्रॉपर्टी बेच दी तो हम माला माल हो जाएंगे। रोहित को यह आइडिया पसंद आया। इस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और उसे गिल फैमिली की प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना पैसा चाहिए था। उसने अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पर गिल फैमिली की प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स निकाली। डिटेल्स निकालने के बाद उन्हें पता चला कि लंदन में लगभग 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अमेरिका में भी 7,500 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। और ये वो प्रॉपर्टीज थीं जिन्हें ध्रुव के नाम से लिया गया था। बाकी की प्रॉपर्टीज के लिए उन्हें बाकी लोगों के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती। रोहित ने फौरन में बहुत सारी एजेंसीज को इनकी डिटेल्स भेज दी। रोहित का एक खास आदमी इस वक्त लंदन में था। उसे डिटेल्स भेजने के बाद रोहित ने उससे कहा, मुझे जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टी बेचनी है। मिस्टर ध्रुव गिल ही उसके ओनर हैं और उन्हें ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। इसलिए 2-3 दिन के अंदर ही मुझे इसके डीलर के बारे में बता दो। हो सकता है कि तुम्हें इस डील का कुछ परसेंटेज मैं दे दूं। रोहित की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा खुश हो गया क्योंकि 5,000 करोड़ का 1% भी मिलेगा तो उसकी लाइफ तो सेट हो जाएगी। उसने रोहित की बात मानी और प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा डीलर ढूंढने में लग गया। रोहित और नकली ध्रुव को लग रहा था कि उनके इस प्लान की किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन गिल फैमिली को चाहने वाले लोग अभी जिंदा थे और उन्हीं में से एक जया बंसल को इस डील का पता चलता है। वो ये बात जानकर काफी हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद ध्रुव ऐसा कैसे कर सकता था। जिस कंपनी को दुनिया की बड़ी कंपनी बनाने में इतने साल लगे, उसे वो एक झटके में क्यों खत्म करना चाह रहा था। जया से रहा नहीं गया। उसने तुरंत गौतमी गिल से मिलने का सोचा। गौतमी के घर पहुंचकर जया ने कहा, रोहित और ध्रुव लगता है कि पूरे गिल एम्पायर को खत्म करके ही चैन से बैठेंगे। गौतमी को ये बात समझ नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे एक आदमी लंदन में डीलर है और वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता है। गिल फैमिली को तो पूरी दुनिया ही जानती है। उसने मुझे बताया कि रोहित और ध्रुव लंदन की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए। वो प्रॉपर्टी ध्रुव के नाम पर है, इसलिए शायद ध्रुव ऐसा कर रहा है। गौतमी ये सुनकर काफी गुस्सा हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ध्रुव और रोहित ऐसा कैसे कर सकते थे। गौतमी ने जया की बात को सच समझने के लिए उससे फिर से सवाल किया, तुम श्योर हो ना? सच में रोहित और ध्रुव ये कर रहे हैं? जया को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि भला गौतमी उसकी बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही है। उसने फिर भी गौतमी को पूरी बात अच्छे से बताई। मैं सच कह रही हूँ और भला इस बारे में क्यों झूठ बोलूंगी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि ध्रुव इन सब चीजों में कैसे शामिल हो सकता है। रोहित के बारे में तो कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन ध्रुव। गौतमी खुद भी इस बात को लेकर परेशान थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे थे, जिसे जया अच्छे से समझ नहीं पाई। गौतमी ने जया से इस बारे में आगे कोई बात नहीं की और बोली, थैंक यू जया, तुमने मुझे इस बारे में बताकर बहुत हेल्प की। जया वहाँ से चली गई, लेकिन गौतमी के तन बदन में जैसे आग लग गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अब भी रोहित और ध्रुव के साथ न जाने क्या करते। उसने तुरंत रोहित और ध्रुव को मिलने के लिए बुलाया। दोनों ही गौतमी की मीटिंग को लेकर थोड़ा टेंशन में आ गए थे। उन दोनों को पता था कि गिल फैमिली में गौतमी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और अगर वो कुछ सोच लेती है तो करके ही रहती है। न चाहते हुए भी रोहित और ध्रुव को गौतमी गिल से मिलने घर आना पड़ा। ध्रुव ने गौतमी को देखते ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। क्या हुआ दादी, आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या? गौतमी का जी कर रहा था कि वो अब भी एक थप्पड़ मार दे, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और दांत पीस कर बोली, तुम दोनों अपने आप को क्या समझते हो कि जो जी में आएगा वो करोगे?
गिल फैमिली में अब कोई नहीं बचा है जो तुम्हें रोक सके। ध्रुव और रोहित, तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर गिल फैमिली की किसी भी प्रॉपर्टी पर तुमने नजर उठाई तो ठीक नहीं होगा, और मेरी बात को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तुम दोनों अच्छे से जानते हो। ध्रुव, तुम तो रोहित से बेहतर जानते होगे। पता नहीं ध्रुव, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है। इस रोहित ने पता नहीं क्या जहर भर दिया है तुम्हारे अंदर। गौतमी ने पूरी गलती रोहित के सर पर मढ़ दी थी, जिसे वो चिढ़कर बोला, आप ये क्या कह रही हैं? भला मैं क्या कर रहा हूँ और हमने ऐसा क्या किया है जो हमें इतना भला बुरा सुना रही हैं? गौतमी रोहित के पास गई और उसका चेहरा कसकर पकड़कर बहुत गुस्से में बोली, रोहित बेटा, तुम जितना होशियार खुद को समझते हो ना, उतने हो नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे आदमी अमेरिका और लंदन में हो सकते हैं तो क्या गिल फैमिली का कोई नहीं होगा? गिल फैमिली की लंदन और अमेरिका वाली किसी भी प्रॉपर्टी को तुमने बेचने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकोगे। ध्रुव को ऐसा लगा कि अगर वो गौतमी से बात करेगा तो गौतमी प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी हो जाएगी। जो भी हो, ध्रुव उनका पोता था और इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने के लिए गौतमी गिल हेल्प तो कर ही सकती थी ना। नकली ध्रुव गौतमी के पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया और समझाते हुए बोला, दादी, आपको पता है कि कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ है, और अगर हम लंदन वाली प्रॉपर्टी बेच देंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं बेचेंगे तो पता नहीं अपने प्रोजेक्ट की भरपाई कैसे करेंगे। आपको तो पता ही है कि वो प्रोजेक्ट कितना महंगा और बड़ा था। बेच लेने दीजिए ना उसे मुझे, और वैसे भी वो मेरे नाम पर ही तो है। सुनो ध्रुव, तुमने गिल एम्पायर नहीं खड़ा किया है और ना ही तुम्हारे नाम से खरीदी हुई प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तुमने गिल एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बदले में तुम कुछ भी बेच सको। इसीलिए गलती से भी प्रॉपर्टी बेचने की गलती मत करना। तुमने और तुम्हारे इस रोहित ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई तुम दोनों मिलकर करोगे। तुम दोनों के लिए अब गिल फैमिली एक पैसा नहीं देगी, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं पुलिस, कानून, हर चीज का सहारा ले सकती हूँ। ये एपिसोड और हाँ, सीक्रेट बिलियनेयर चैनल से भूलो लिया मत, गया है, जिसमें ये 36,000 से ज्यादा मेंबर तुम्हारा हैं। था यहीं तो पर इससे आपको हुआ सबसे नुकसान पहले भी एपिसोड तुम्हारा है। मिलेगा। गिल इसलिए सभी एम्पायर का सदस्य नहीं। इस चैनल में रोहित ज्वाइन हो गौतमी की जाएं। बात सुनकर काफी टेलीग्राम इरिटेट हो के गया सर्च था। ऑप्शन में उसे जाइए ऐसा और लग रहा सर्च था कि कीजिए जब सीक्रेट सब कुछ बिलियनेयर, ध्रुव के ही जिसमें नाम पर है 36,000 से तो फिर ज्यादा गौतमी मेंबर बेचने से होगा। मना कैसे वही कर रियल सकती चैनल है? है। गौतमी ने उन दोनों से वही ऐसे सबसे बात पहले की जैसे वो आपको खुद एक्स्ट्रा एपिसोड गिल एम्पायर मिलेगा। की मालकिन हो, इसलिए और ये सभी बात रोहित सदस्य को वहाँ बिल्कुल ज्वाइन हो पसंद जाएं। नहीं आई थी। वो गुस्से में गौतमी की तरफ बढ़ा और बोला, ध्रुव के नाम पर जो होगा वो सब बेचेगा, और तुम्हारा जो करने का मन हो वो तुम कर लो। मैं भी देखता हूँ कि तू क्या कर सकती है बुढ़िया। ये सुनते ही गौतमी का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया और उसने गुस्से में रोहित को एक थप्पड़ लगा दिया। रोहित इस थप्पड़ से दिल मिला गया और उसने भी उतने ही गुस्से में आगे बढ़कर गौतमी का गला पकड़ लिया और बहुत जोर से दबाने लगा। गौतमी दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी। नकली ध्रुव ये सब देखकर भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और बोला, रोहित छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? रोहित गुस्से में गौतमी का गला बहुत जोर से दबा रहा था। उसे गौतमी की एड्स तक का एहसास नहीं था। उसने गला दबाते हुए ही बोला, इस बुढ़िया ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की ना, इसे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा मैं। रोहित इस वक्त बहुत गुस्से में था और गौतमी के पास जितनी भी एनर्जी थी वो लगा चुकी थी, लेकिन रोहित फिर भी उसे छोड़ नहीं रहा था। ये देखकर ध्रुव घबरा गया। उसने पूरी ताकत से रोहित का हाथ गौतमी के गले से अलग किया और रोहित के हाथों छूटते ही गौतमी गिल जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, आंखें लाल हो गई थीं। रोहित को देखकर नकली ध्रुव ने बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है अभी तुम क्या करने वाले थे? हमें लेने के देने पड़ जाते। गौतमी को कुछ मिनट लगे वापस सब कुछ ठीक फील करने में। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। नकली ध्रुव उनके पास गया और हाथ पकड़कर ड्रामा करते हुए बोला, आप ठीक तो है ना दादी? सॉरी, वो रोहित थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गया। आप ठीक तो है ना? गौतमी ने ध्रुव का हाथ झटक दिया और वहां से गुस्से में निकल गई, लेकिन उसकी धमकी रोहित और ध्रुव के दिमाग में रह गई थी। वो दोनों जानते थे कि गौतमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर वो चाहे तो बहुत सारी चीजें बिजनेस इंडस्ट्री में बदल जाती। कई बार तो गौतमी के कहने पर प्रोजेक्ट भी किसी को मिल जाते थे। रोहित और ध्रुव दोनों काफी टेंशन में थे। उन्हें नहीं पता था कि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो अब आगे पैसे कैसे इकट्ठे करेंगे। दोनों काफी गुस्से में गिल हाउस से बाहर चले गए थे। इधर गौतमी गिल रोहित का बिहेवियर देखकर काफी डर गई थी। उसे रोहित से हर तरह की उम्मीद थी, लेकिन इस बात की उम्मीद हरगिज नहीं थी कि रोहित उनका गला पकड़ लेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब रोहित पर कुछ ज्यादा ही नजर रखनी होगी, क्योंकि वो गिल फैमिली के लोगों की जान लेने से पहले सोचेगा नहीं।
उधर नोएडा में धीरे धीरे ध्रुव रोहित के और करीब आने की सोच रहा था। उसने निहाल से कहा, रोहित और उसके कामों पर हमें नजर रखनी होगी। वो इस वक्त कुछ भी एक्शन ले सकता है। अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। निहाल भी ये बात अच्छे से समझता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इस वक्त ध्रुव इस बारे में कुछ भी सोचे। उसने ध्रुव से बोला, सर मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ और अपने हिसाब से हम लोग रोहित और उस नकली ध्रुव पर नजर रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक बार आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम इन लोगों को देख लेंगे। ध्रुव भी ये बात समझता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि थोड़ी सी देर करने से बहुत कुछ उसके हाथ से निकल सकता था और इतने दिन तक कंपनी और गिल हाउस से दूर रहते हुए पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। ध्रुव अब और बुरा नहीं होने दे सकता था। उसने निहाल से कहा, मुझे मालिनी से मिलना है, या तो मुझसे मीटिंग के लिए उसे बुला सकते हो? निहाल जितना ध्रुव को मना कर रहा था, ध्रुव उतना ही इन सब चीजों में पड़ रहा था, लेकिन निहाल मना भी नहीं कर सकता था। पर निहाल को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मालिनी को बुलाकर ध्रुव क्या बात करना चाहता है। निहाल ने पूछा, सर आप मुझे बताइए, मैं मालिनी जी तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे खुद मालिनी से बात करनी है, और जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो मिलकर ही हो सकती है। उसे जल्दी से मिलने के लिए बुलाओ। अब निहाल के पास मालिनी को बुलाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था।